हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के भूगोल विषय का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर का यह पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि इसका पहला वीडियो 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक जो आ चुका है और ये 51 से आगे तक करेंगे जहाँ तक अभी हो पाएगा इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सवाल है, यानी 51 नंबर सवाल है आज का। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, क्योंकि आपको एक ट्रिक बता देते हैं। नागार्जुन में अर्जुन नाम है और कृष्णा, अर्जुन और कृष्णा का संबंध महाभारत से भी जुड़ सकता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे है 52 नंबर सवाल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना थी? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्योंकि ये राजस्थान की मरुभूमि तक सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया गया है, जो अभी राजस्थान के लिए वरदान साबित हो रहा है। अगला सवाल है 53 नंबर। निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 54 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है 55 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अगला सवाल है 56 नंबर। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है 57 नंबर। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी पर। वान सागर जलाशय का निर्माण सोन नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है 59 नंबर। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 133वां, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में स्थान है 133वां। अगला सवाल है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक का। देखिए, हम पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय का भी बचत हो। आप लोग पूरा ऑप्शन इसको देख लीजिएगा अपना। अगला सवाल है 61 नंबर। इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूषित जल। 62 नंबर है सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार मतलब कहाँ होती है? पूर्णिया में, कोच्चि, चेरापूंजी या माशिनराम? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माशिनराम। अगला प्रश्न है 63 नंबर। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों का निर्माण प्रत्येक घर में कराने का अनिवार्य रूप से कानून बना दिया गया है। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। अगला सवाल है 64 नंबर है, सॉरी। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत 1986 में की गई थी। आगे है 65 नंबर। एक FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? देखिए, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर 1948 में वनों का विस्तार था। अगला सवाल है 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19.27%। 2001 के अनुसार वनाच्छादित भूभाग देश में कुल भूभाग का 19.27% ही था।
67 नंबर सवाल है, एक वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है। यानी वर्तमान 2011 के अनुसार ये पूछ रहा है कि भारत में वनों का विस्तार कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर है 20.60%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। देखिए रिपीट कर दिया सेम क्वेश्चन को। इसका आंसर हो जाएगा 21.23%। एक लगभग 21% माना जाता है कि 2011 के अनुसार भारत में वनों का भौगोलिक क्षेत्र जो है 21.23% है। आगे, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है या आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33.3%। अगला सवाल है 70 नंबर, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव वन का, मैंग्रोव एक वन होता है, इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन में। सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे इसका सबसे अधिक विस्तार है मैंग्रोव वन का। सुंदरवन कहाँ है, देखिए आ भी गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है 72 नंबर, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60.11%। 60.11% जो है वन पूर्वोत्तर राज्यों के 188 जिलों में पाया जाता है। ऑल ओवर की बात हो रही है। अगला सवाल है, ऐसे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है आपका मेघालय में पड़ता है, लगभग 80 से 85% के आसपास वहाँ वन क्षेत्र है। आगे है 73 नंबर, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा सा राज्य भी है और उस आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक भूभाग है वनाच्छादित प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में है। आगे 74 नंबर, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। देखिए फिर से वही सवाल है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर जो सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। देखिए बहुत ही कम है, मात्र 7% भौगोलिक क्षेत्र पर ही वनों का विस्तार है। कारण भी है इसका, क्योंकि बिहार में घनी आबादी है, उद्योग और विकास कार्य होने के कारण वनों की कटाई काफ़ी ज़्यादा हुई है। अभी 7% से भी थोड़ा कम ही हो गया होगा, तो इसका आंसर लगभग 7% है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ये कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये सवाल है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन का मतलब होता है कि ऐसे वन जहाँ पे काफ़ी कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती है और ये व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा ऑप्शन है कोंधारी वन, या चौथा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत शीशम, सखुआ, सागवान जैसे वृक्ष इसमें आ जाते हैं, जो काफ़ी कीमती और महत्वपूर्ण भी आर्थिक दृष्टि से। अगला सवाल है, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका आंसर सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, साल किस वन का वृक्ष है। ठीक है, साल किस वृक्ष का मतलब किस वन का वृक्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा पतझड़। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन। देवदार के वृक्ष जो है पर्वतों पर पाए जाते हैं, पर्वतीय वन के वृक्ष है। अगला सवाल है 81 नंबर, कहता है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26,200
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। अगला सवाल है 82 नंबर, इनमें कौन वन एवं वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं है? देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि, बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, ऑप्शन सी है व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन डी है पशु चारण एवं लकड़ी की कटाई। देखिए व्यापार में वृद्धि जो है इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये सभी जो है वन्य प्राणियों के विनाश का कारण है। बाकी तीसरा ऑप्शन जो है व्यापार में वृद्धि इससे संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एड्स में, कैंसर में, ऑप्शन डी है टीबी में। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। अगला क्वेश्चन है कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। देखिए कुनैन जो है यह मलेरिया रोग की उपचार में प्रयोग होता है। चरक का संबंध किस देश से था? बिल्कुल ये महान वैद्य थे और इनका संबंध भारत से ही था। अगला सवाल है निम्न में से कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? ऑप्शन है चीता, ऑप्शन बी है हनुमान, ऑप्शन डी है गैंडा, या ऑप्शन सी है गैंडा, या ऑप्शन डी है तेंदुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीता। चीता जो है भारत से प्रायः लुप्त हो चुका है। आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत में नामीबिया से कुछ चीतों को लाया गया है जिससे कि भारत में इसकी संख्या को पुनः बढ़ाया जा सके। आगे है 87 नंबर सवाल, किस वर्ग की विलुप्त प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है? वनस्पति, पत्ती, मछलियां या सरीसृप? तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति। वनस्पति वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है विलुप्त प्राय हो गए हैं लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 88 नंबर, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? देखिए जब कोई भी पादप प्रजाति जो है अगर वो संकटग्रस्त होती है तो उसकी एक सूची बनती है और उस सूची को कहा जाता है रेड डाटा बुक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिए, वन्य जीवों के तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला सवाल है भारतीय संविधान की धारा 51A(G) का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीव एवं वनस्पतियों का संरक्षण। ठीक है, इसका ऑप्शन भी सी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर, घाना पक्षी विहार कहाँ है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में यह स्थित है। अगला सवाल है मानस और कांजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए मानस और कांजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। आपने गौर किया होगा इस तरह से अभयारण्यों से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपके बुक में अभयारण्य और उसकी वर्तमान स्थिति जो एक चार्ट बनाकर दिया होगा उसको निश्चित रूप से याद कर लेना है। यहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से अभी इसमें पूछे जा रहे हैं उसी टाइप से आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ से भी आप चार्ट भी याद कर सकते हैं और इस वीडियो को भी आप बार बार देखें। अगला सवाल है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपका गुजरात से संबंधित है। ठीक है, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको इससे पहले क्वेश्चन मिला भी है सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी जो है ऑप्शन ए है, इसका आंसर पश्चिम बंगाल में ही होगा। 96 नंबर सवाल है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल।
घड़ियाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? गैंडा, हिरन, भेड़िया या बारहसिंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़िया। देखिए भेड़िया जो है शाकाहारी नहीं है, बाकी सब है। अगला सवाल है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका आंसर हो जाएगा मुरैना, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर या मयूर, कहीं कहीं लिखा रहता है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। अगला सवाल है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 102 नंबर सवाल है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 में। ठीक है, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल 103 नंबर, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, मेधा पाटेकर द्वारा चलाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो इस चिपको आंदोलन का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? देखिए सबसे कीमती संसाधन अगर देखा जाए तो ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण ही है, बट इसमें सबसे कीमती खनिज है, क्योंकि खनिजों का निर्माण हजारों लाखों वर्ष के पश्चात होता है। अगला सवाल 105 नंबर, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 से अधिक, यानी 100, लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 106 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? देखिए लौह युक्त खनिज का मतलब होता है जिसमें लोहा की मात्रा विद्यमान हो, यानी मैग्नीज है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का मतलब होता है जो धात्विक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक अधातु है, फिर भी यह विद्युत का सुचालक है, यानी धात्विक गुण कुछ धारण किए हुए है परंतु ये अधातु है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? देखिए तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 109 है, किस प्रकार की मिट्टी में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? ऑप्शन हो जाएगा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। इसमें खनिजों का जमाव जो होता है परत बाई परत होता है। अगला है क्वेश्चन 110 नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा सबसे महत्वपूर्ण खनिज है और सभी उद्योगों की जननी कहलाती है लोहा। लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार संसाधन? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, या चौथा ऑप्शन है अनवीकरण योग्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय है, क्योंकि लौह अयस्कों का निर्माण पुनः नहीं हो सकता है। हाँ, लोहा से पुनः लोहा का निर्माण हो सकता है, परंतु लौह अयस्क जो पूछ रहा है सवाल, उसके अनुसार अगर देखा जाए लौह अयस्क जो है एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? देखिए इसमें से ऑप्शन जो है सभी इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, ये तीनों जो है लौह अयस्क का ही उदाहरण है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 113, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? देखिए एंथ्रासाइट जो है इसमें कोयला का एक प्रकार है, बाकी हेमेटाइट, लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट ये सब क्या है, बिटुमिनस, ये सब क्या होता है, लौह अयस्क का ही प्रकार होता है, परंतु एंथ्रासाइट इसमें ऑप्शन ए है जो कोयला का एक प्रकार है। एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला जो होता है उत्तम किस्म का कोयला होता है। निम्न में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? देखिए भारत किस खनिज के उत्पादन में संपन्न है? इसका आंसर हो जाएगा लोहा।
क्योंकि लोहा का अयस्कों का निष्कासन जो है भारत में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा लौह अयस्कों का उत्पादन किस राज्य से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा आपका, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लौह अयस्कों का उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे ओडिशा है, और सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है ये कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अयस्क से संबंधित सवाल पूछ रहा है और यहाँ लोहा का उत्पादन के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, और लौह अयस्कों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ओडिशा में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 117, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ये पहाड़ी है जहाँ से लौह अयस्कों का निष्कासन होता है, वहाँ भी अच्छा खासा लौह अयस्कों का उत्पादन होता है, कर्नाटक में भी। ठीक है, 118 नंबर सवाल है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और आज 120 नंबर सवाल तक हम लोग करेंगे। 119वां सवाल है, नोवा मुंडी किस राज्य में स्थित है? देखिए नोवा मुंडी जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड का यह एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है नोवा मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। आगे भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? देखिए जापान को सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। सबसे ज़्यादा भारत का लोहा जो है किसी देश को निर्यात होता है तो वो देश है जापान। इस प्रकार से 120 सवाल आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे, आपको लगता है कि एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।